नमस्ते दोस्तों, आपको ये पप्पू नाम सुनकर किसका चेहरा दिमाग में आता है? ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये नाम सुनकर आपको पॉलिटिक्स में सीधा सा सीधा राहुल गांधी का नाम दिमाग में आता है। 2014 और 2019 के इलेक्शन में ये आईटी सेल, अभी आईटी सेल किसका है, किसके लिए काम करता है, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आईटी सेल ने ऐसा कमाल किया कि मतलब ऐसी उनकी बेइज्जती बड़े बड़े लेवल पे की गई, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे की गई कि जिसे आप सुनकर शॉक रह जाओगे। तो चलिए सुनते हैं कि कुछ ऐसे रियलिटी भाषण कि उन्होंने क्या कहा था और उनको आईटी सेल ने काट कूट के क्या दिखाया गया और क्या वायरल किया गया। ये मुझसे बेहतर आप समझाओगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों राहुल गांधी ही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसे तगड़े सवाल गवर्नमेंट से पूछे हैं जिसका जवाब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल नहीं था, तो उनको उनकी इमेज बचाने के लिए किसी और की इमेज पे कीचड़ डाल दिया। ये सीधा सा काम किया है गवर्नमेंट ने। राहुल गांधी ने कुछ ऐसे तगड़े सवाल पूछे हैं सेंटर से जिसके जवाब देने के लिए सेंटर बौखला गई थी। जैसे कि कुछ ऐसे सवाल है, नोटबंदी का सारा काला धन कहाँ गया, जीएसटी क्यों लगाया, ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, ये सारे तगड़े सवाल। और एक और सवाल मैं इधर जोड़ना चाहूँगा जिसे आप लोग भी सुनना पसंद नहीं करोगे, जैसे कि है राफेल मुद्दा। अब ये राफेल इश्यू क्या है, अगर आप सुनना चाहते तो मैं इसके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपको राफेल के लिए सुनना है। पर अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है राफेल के रिगार्डिंग, ये सुनिए आप। फ्रांस से इन राफेल विमानों की डील पर बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे राफेल विमानों को अपनी एक बड़ी सफलता करार देने वाली मौजूदा मोदी सरकार मुश्किलों में घिर सकती है। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ को भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े। फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर भारत और फ्रांस दोनों देशों में राफेल की डील में घोटाले को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। फ्रांस के पब्लिकेशन ने राफेल पेपर्स नाम से अपनी एक रिपोर्ट छापी है। फ्रांस के पब्लिकेशन ने दावा किया है कि 2016 में भारत फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ। दसॉ ने भारत के बिचौलिए को घूस के तौर पर ये बड़ी रकम दी, इसे गिफ्ट बताया गया। साल 2017 में राफेल बनाने वाले ग्रुप दसॉ के अकाउंट से 5,89,025 यूरो क्लाइंट को बतौर गिफ्ट ट्रांसफर किए गए। इन सभी बातों का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसॉ के खातों का ऑडिट किया। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसॉ ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं। फ्रांसीसी रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिलीभगत को दिखाता है। तो देखा दोस्तों कैसे झूठ पकड़ा गया। और ये पहले राहुल गांधी जब राफेल के लिए कुछ सवाल पूछते थे तो ये अननेशनल था, मतलब ये नेशन के खिलाफ था। ऐसा करार देके ये पूरा सवाल वही के वही दब गया। और अपनी गोडी मीडिया, वो तो आप जानते ही हो कि ये कैसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो चलिए, राहुल गांधी की सबसे ज़्यादा गंदी इमेज जो क्रिएट हुई थी वो हुई थी लोकसभा में, लोकसभा के एक भाषण के दौरान, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल दागे थे गवर्नमेंट के लिए। वो सवाल क्या थे और उनका क्या जवाब दिया गवर्नमेंट ने, आप खुद ही सुन लीजिए। जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है। यानी आप अपने ओपोनेंट के पूछे गए सवाल का जवाब ऐसे दो कि आप उस सवाल का जवाब दो जो उसने कभी पूछा ही ना हो।
पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक कहना बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन राहुल गांधी ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। वो तो जुमला स्ट्राइक उसको कह रहे थे, वो जो बाकी सारे जुमले किए जा रहे हैं उस चीज को जुमला स्ट्राइक कहा जा रहा था। मान लो आप मुझे बोलते हो कि क्या ये पेन ब्लू कलर का है, क्या ये पेन ब्लू कलर से लिखता है, तो मैं इसका जवाब दूंगा नहीं, पेंसिल कभी ब्लू कलर से नहीं लिखती। तो ये एक स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट का, स्ट्रॉ मैन लॉजिकल फैलेसी का एग्जाम्पल हो गया। ऐसी एक गाड़ी पर 2 लोगों को भी अगर रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11,40,000 होती है। अगर हम जोड़ करके देखें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले पिछले वर्ष रोजगार मिला है। जबकि सच ये है दोस्तों कि सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस कराने ही बंद कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इन सवालों से दूर भागना चाहती है जॉब्स के। तो ऐसी अजीब सी कैलकुलेशन करके हमें दिखाती है कि ये देखो 1 करोड़ जॉब्स जनरेट हो रही हैं। हमारे प्रधान सेवक के अनुसार इंडिया में इतने जॉब्स हैं कि उनको गिनना अब मुश्किल हो गया है। जी हाँ, इशू जॉब्स का थोड़ी ना है, इशू हमारे पास जॉब डेटा, इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे विपक्ष बेरोजगारी को लेकर हंगामा कैसे करेगी जब बेरोजगारी का डेटा ही नहीं होगा? वाह, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। जिस सरकार ने वायदा किया था कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए जॉब्स बनेंगे, वो सरकार आज ये मानने को तैयार नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपको पकौड़े तलवा देगी ये सरकार, लेकिन अनएम्प्लॉयड नहीं कहेगी। पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं। देश को समझ आ गई है बात, चौकीदार नहीं है, भागीदार है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। हम सौदागर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेदारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है। मोदी जी, आपको भागीदारी पे लेक्चर देने को नहीं कहा था। यहाँ पे आपसे सवाल ये किया गया था कि आप पब्लिसिटी पे इतने पैसे क्यों स्पेंड करते हैं और बिजनेसमैन लोगों से क्या रिलेशनशिप है आपकी, उस पर तो आपने जवाब दिया नहीं। यहाँ पे एक लेक्चर देने लग गए। आप सुन के हैरान हो गए होंगे कि इसमें गवर्नमेंट गोल गोल बातें घुमा रही है, कुछ साफ आंसर देना नहीं चाहती, इसलिए कुछ इधर की या फिर कुछ उधर की बातें कर रही है। पर इसमें राहुल गांधी ने सबसे अच्छे सवाल पूछे, सबसे अच्छे पॉइंट्स कवर किए जो उन्होंने करने चाहिए थे। हाँ दोस्तों, हम मानते हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसी गलतियाँ की है जो छुपाई नहीं जा सकती, जैसे कि ये आँख मारना और जैसे कि कुछ बातें जो वो स्पीकर के सामने कर रहे थे, इसमें कुछ उन्होंने हड़बड़ाहट में कुछ अलग बोल दिया। ऐसी बातें विपक्ष यानी कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और यही मुद्दे को वो लोग चलाते रहे। जवाब देने की जगह पे यही मुद्दा सुनाते रहे, कैसे आँख मारी और कैसे ये सब हुआ, क्या किया, उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही बात पे वो लोग चर्चा करते रहे। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम एंटी मोदी वीडियो बहुत बनाते हो, तो मैं कोई एंटी मोदी वीडियो नहीं बनाता। देखो भाई, जो सरकार में होता है उसके ऊपर सवाल होते हैं और उसको उसका सवाल का जवाब देना चाहिए। मैं ये सारे सवाल ही पूछता हूँ, मैं कोई एंटी मोदी या फिर मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है वहाँ पे। मैं जो काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे कोई पार्टी पैसा नहीं देती है, ये बात मैं साफ कर देता हूँ। मैं सिर्फ देश हित के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब आप बोलोगे कि तू तो राहुल गांधी की तारीफ ही कर रहा है ना इस वीडियो में, और क्या कर रहा है, तू तो पूरा एंटी मोदी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं जो सच है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे किसी की इमेज को इतना गिराया जा सकता है कुछ सवालों से बचने के लिए। ये हो रहा है, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए, अब मेरे कुछ सवाल कांग्रेस पर भी है, तो मैं कांग्रेस से यही सवाल मैं करना चाहूँगा कि क्यों राहुल गांधी ही, क्यों इतने सालों से आप राहुल गांधी को ही मतलब अध्यक्ष पद के, मतलब कांग्रेस का जो बड़ा लीडर होता है वहीं पे कोई गांधी परिवार का ही
व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा क्यों ज़रूरी है? ये कांग्रेस के लिए आज भी बहुत बड़ा सवाल है और इसी को लेके आज की गवर्नमेंट सवाल करती है कांग्रेस को और इससे ही कांग्रेस की इमेज आज बहुत ही नीचे जा रही है। अब राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि जिनकी इमेज सुधारने में अब बहुत वक्त जाएगा और इतना वक्त कांग्रेस के पास नहीं है। तो उनको कुछ ऐसे लीडर चाहिए जो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं और बहुत अच्छा देश के लिए सोचते हैं। ऐसे लीडर चाहिए। ऐसे लीडर कांग्रेस में आज भी है पर उनको वो पोजीशन नहीं मिलती जो एक फैमिली, जो एक सब सेपरेट फैमिली को मिलती है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं कांग्रेस में जो आज भी अगर उनको पोजीशन दो तो वो मोदी सरकार से भी टक्कर दे सकता है। ऐसे नेता है जैसे कि सचिन पायलट और भी बहुत कुछ है जो आपके सामने अब आ रहे हैं पर उनको वो पोजीशन मिलती ही नहीं। ये बहुत ही बड़ा आज मुद्दा बन चुका है। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक और मकसद था, ये था पावर ऑफ अपोजिशन। मतलब अपोजिशन की आज कोई पावर ही नहीं है। अगर अपोजिशन कुछ सवाल पूछ ले तो गवर्नमेंट उनका जवाब देने की जगह पे कुछ सुनती ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहती अपोजिशन को कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या उनके सवाल है। जवाब देना तो छोड़ो, वो उनको ऊपर उल्टा सवाल के ऊपर सवाल दे देते हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। अगर आपको एक अच्छा देश बनाना है तो अपने देश में एक अपोजिशन की पावर होनी चाहिए। अपोजिशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और उन अपोजिशन का जवाब देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर अपने देश में ये हो ही नहीं रहा और मैं आपको बताने चाहूँगा कि जिस देश में अपोजिशन सवाल करती है वही देश सबसे ज़्यादा आगे होता है। सवाल करती है और सरकार उनका सही से जवाब देता है और अपोजिशन भी अपना ठीक से काम करती है, तभी सेंटर अच्छे से काम करता है, सरकार अच्छे से काम करता है। अगर अपोजिशन को ही इतनी वीक बना दिया जाएगा तो एक इंसान पूरा राजाशाही शासन करना शुरू कर देगा, जो अभी इस देश में होने ही वाला है और हो भी रहा है। तो ये मेरा मुद्दा था, अपोजिशन को एक स्ट्रॉन्ग सवाल कर सके ऐसी हैसियत तक इस देश में वो पार्टी बनाई जाए। इसके लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था ताकि गवर्नमेंट समझे कि अपोजिशन जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं और उनका जवाब देना गवर्नमेंट का दायित्व बनता है। तो फिर आप मुझे एट लास्ट से एक सवाल और पूछेंगे तो किसको सरकार में चुने, किसको आगे लेके आए? तो मेरा एक ही जवाब होगा, जो अच्छा काम जिसमें कर रहा है उसको वो पोजीशन मिले। अगर आपको लगता है कि बीजेपी सही से सरकार में अच्छा काम कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो या स्टेट गवर्नमेंट पे हो, तो आप उसको लेके आए। चाहे आपको लगता है कि आपके स्टेट में कोई अदर पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, वो अच्छा करती है तो वो आपको लेके आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी देखा बंगाल में टीएमसी पार्टी जीती तो वो उन लोगों ने अच्छा काम किया। उनको लगा कि हमारे यहाँ पे ना ही कांग्रेस अच्छा करना चाहेगी और ना ही बीजेपी अच्छा करना चाहेगी, तो उन्होंने टीएमसी को लेके आया। आपको यही करना है। आपके राज्य में कौन सी अच्छी सरकार चला सकता है, स्टेट लेवल पे हो, उसको भी लेके आए। छोटी से छोटी पार्टी भी अगर अच्छा काम करती है तो आपको उनको इलेक्ट करना चाहिए, उनको चुनना चाहिए, ना कि किसी का रेपो देख के, किसी का मतलब इस राज्य में किसी ने ऐसा काम कर दिया तो हमारे राज्य में भी कोई ऐसा काम कर देगा। ये सुन के सोच के आपको नहीं लेना आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है, कोई पार्टी क्या काम कर रही है, उसके लेवल पे ही आपको वोट करना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं और आगे आप और देखना चाहते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।